टोंक से एक बड़ी खबर है। यहाँ भारी जलभराव में 100 से ज्यादा जिंदगियां फंसी हुई हैं। ट्रेलर में 100 यात्री सवार थे। डिफेंस रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां भारी जलभराव के चलते एक ट्रेलर फंस गया है। इस ट्रेलर में 100 लोग सवार थे। अब धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। नाले में उफान के बाद ये ट्रेलर फंस गया, जिसमें 100 यात्री सवार थे। बमुश्किल इन सभी का रेस्क्यू किया गया है। जलभराव में करीब 100 से ज्यादा जिंदगियां फंस गई थी। दरअसल नाले में उफान के बाद ये ट्रेलर फंस गया, जिसके बाद इन सभी की मुश्किलें बढ़ गईं और अब इन सभी को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया है। टोंक के बाद सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ भी पानी के तेज बहाव में गाड़ी फंस गई। लटिया नाले के तेज बहाव में गाड़ी फंसी है। स्थानीय लोगों ने कार सवारों की बमुश्किल जान बचाई। ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। लटिया नाले के तेज बहाव में यहाँ एक गाड़ी फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से उसको बाहर बमुश्किल ही निकालवाया गया है। हालांकि इसमें मौजूद लोगों की जान बचा ली गई। वाहन को भारी नुकसान भी पहुंचा है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उफनते नाले के बीच एक गाड़ी फंस गई। उसमें बैठे यात्रियों को तो निकाल लिया गया और बाद में बमुश्किल गाड़ी को भी निकाला गया। लटिया नाले के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से बमुश्किल इसको बाहर निकाला गया। उधर सीकर में श्री माधोपुर में बारिश का कहर जारी है। पहली मंजिल पर बना एक पुराना मकान ढह गया। दुकान के ऊपर यह मकान बना था। दुकान के पीछे वाले हिस्से की पट्टियां टूट गईं। छत टूटने से दुकान में भी भारी नुकसान हुआ है। बारिश से प्रभावित इलाकों पर प्रशासन नजर बना रहा है, लेकिन इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं जिसमें लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। हमारी दुकान की छत के ऊपर जर्जर हालत में भवन एक निर्माण हुआ था, जो जर्जर हालत में था, वो आज बारिश की वजह से वो टूट कर गिर गया, जिसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ। अंदर पट्टियाँ टूट कर नीचे आ गई। ये तो जैसे ही धमाका हुआ हम सब लोग यहाँ से बाहर की ओर भाग गए। जब देखा अंदर आके तो पट्टियाँ टूट के नीचे आ गई। इससे अपना कोई नुकसान हुआ है? इसमें टोटल अपनी पूरी छत क्षतिग्रस्त हो गई और पट्टियाँ टूट कर नीचे आ गई। हमारी दुकान के ऊपर जर्जर हालत में एक मकान बना हुआ है। उसकी पट्टियाँ टूट के हमारी दुकान की छत पे गिरी है। इससे हमारी छत टूट गई। अंदर से कपड़ा सारा खराब हो गया। कितने का नुकसान हो गया? करीब 20,000 रुपये का करीब। आपका नाम? सुभाष चंद्र पटेल। जयपुर से बड़ी खबर है। यहाँ भारी बरसात से प्रभावित इलाकों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। कलेक्टर के निर्देश पर फील्ड में अधिकारी उतरे हैं और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी जयपुर के कई इलाकों का खुद निरीक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत प्रशासन दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई इलाके पूरी तरीके से भारी जल जमाव की चपेट में हैं। यहां कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे हैं। व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जयपुर में आमेर के किले की एक दीवार ढह गई। यहाँ रामबाग की 100 फीट लंबी दीवार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने रामबाग को फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन इस किले को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जब भारी बरसात के चलते 100 फीट से लंबी एक दीवार आमेर के इस किले की ढह गई। जयपुर में भारी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है, जहां
आमेर के किले की ये 100 फीट लंबी करीब एक दीवार का बड़ा हिस्सा ढह गया। भारी बारिश के कारण आमेर स्थित रामबाग की दीवार लगभग 100 फीट लंबी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। रामबाग को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। संबंधित स्थल की बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि कोई लोग वहाँ नहीं जाएं। एहतियात के तौर पर हाथी सवारी को बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना पर्यटकों के साथ, हाथियों के साथ ना हो। शेष बची दीवार सुदृढ़ है अथवा नहीं, यह पूर्ण सुनिश्चित करने के बाद हाथी सवारी को पुनः शुरू कर दिया जाए। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक आमेर फोर्ट की प्राचीर दीवार है, वो बारिश की वजह से जो है भरभरा कर गिर गई है, जिसकी वजह से जो है एक बाइक है इस पूरी दीवार के मलबे के अंदर दबी है। और वहीं बात की जाए जनहानि की तो किसी को भी जो है इसमें जनहानि नहीं हुई है। अगर इसके अलावा यहाँ पर जो लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो है ये जो रास्ता है ये आमेर फोर्ट को जाता है और इसी वजह से जो कह सकते हैं कि यहाँ से पूरी तरीके से जो है किसी भी व्यक्ति की आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से जो है ये दीवार है ढही है, क्योंकि लगातार राजस्थान के अंदर पिछले लंबे समय से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जो है इस तरीके की प्राचीर दीवार अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि हमारे जयपुर के लिए, पिंक सिटी के लिए भी जो कह सकते हैं कि दुख की बात है कि हमारे पास इतनी प्राचीर धरोहर होने के बावजूद भी जो है हम उन्हें जो कह सकते हैं इस तरीके की जो धरोहर होती है उन्हें बचा कर नहीं रख पाते। मैं इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो होमगार्ड में लगे हुए हैं उनसे बातचीत करूँगा। जावेद खान साहब हैं और इनसे जानेंगे कि कब की ये घटना है, कितने बजे ये घटना घटी और क्या क्या जो कह सकते हैं क्या वाकई में यहाँ से जो हाथी सवारी करवाई जाती है वो हाथी सवारी क्या कंटिन्यूटी पे रखी जाएगी या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जावेद जी, जिस तरीके से देखा गया है कि ये दीवार कितने बजे गिरी और कब आप लोगों को सूचना मिली कि हाँ ये दीवार गिरी गई है? सर ये दीवार 1:30 बजे के समथिंग गिरी है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटियाँ चलती हैं। तो मैं अपनी ड्यूटी पे आ रहा था तो मुझे वहाँ पे कंट्रोल से सूचना मिली कि वहाँ पे दीवार ढह चुकी है बारिश के कारण। बारिश जो है सुबह से ही हो रही है। तो जिस वक्त मैं यहाँ ड्यूटी पे आया था जब भी यहाँ पे बारिश हो रही थी तो उसी वक्त ये 1:30 बजे के समथिंग ये दीवार गिर चुकी है मतलब। तो ये कितने फीट की दीवार होगी जो जितनी गिरी है ये लगभग, अगर बात की जाए तो? सर आप खुद इसका अनुमान लगा लीजिए कितनी फीट की दीवार है। आमेर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। बूंदी में भारी बरसात का दौर जारी है। अब तक 520 mm से ज्यादा बरसात पिछले 24 घंटे के भीतर दर्ज हो चुकी है। सबसे ज्यादा नेनका इलाके में 20 इंच तक बरसात दर्ज हुई। कापरेन में भी काफी बरसात हुई है। लगातार बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और आवाजाही में खासा दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक पूरी हुई आज। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। टोल कम करने से लेकर 2047 तक करीब $4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बैठक में तय हुआ है कि अब बेवजह मछली को मारना अपराध की श्रेणी में आएगा। इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल और बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी है। 1280 हेक्टेयर जमीन में 2500 MV बिजली बनेगी, ये भी बड़ा फैसला लिया गया। और काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे। जहां प्लांट लगेंगे वहां के गांव के लिए पानी की व्यवस्था की जानी है। गांव में पानी के लिए CSR का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। कई बड़े फैसलों पर इस बैठक में मोहर लगी। कम टोल और तेज रफ्तार पर कैबिनेट का फैसला आया है। जनता के लिए टोल कम किया जाएगा। जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भी सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है। 3,500 करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 2 बड़े होटल भी इसमें बनेंगे। 36 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान मंडपम को NBCC तो
2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी इस बैठक में दे दी गई है। के अंदर पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जावे, इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आज हमने लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे। से जुड़े हुए कुछ निर्णय भी हुए हैं, उस संबंध में इसे रखूंगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राज्य की सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA को RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGAU प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों जनजाति क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका उस अंतराल को दूर करना है, क्योंकि बहुत अंतराल है जनजाति क्षेत्र में, आज भी बहुत आवश्यकता है, जो होने चाहिए उतने काम नहीं है, उसको दूर करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। राज्य में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग की पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले 122 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का समर्थन करने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, गिरफ्तारियां दी जा चुकी हैं, यहां तक कि लोकसभा में भी मामला उठा, लेकिन न्याय नहीं मिला। 122 दिन से एसआई भर्ती रद्द कराना और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारा अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अभ्यर्थी थे, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 122 दिन का रिकॉर्ड तोड़ जो शहीद स्मारक पे धरना चला, कार्यक्रम चला, इस दरमियान बड़ी रैलियां भी हुई, आक्रोश रैली भी हुई, जेल भरो आंदोलन चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार इस मामले को, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर भी हमने प्रयास किया, उठाया इस मामले को और देश की जनता का, बीजेपी के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया कि आप जिनके दम पे सरकार के अंदर आए हो, आप जिन नौजवानों को बरगला के सरकार में आए हो, वो चर्चा चाहते हैं इस मामले पे। रींगत से खबर है, खाटू श्याम जी के हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं। शाम श्रद्धालुओं को लेकर खाटू श्याम जी हेलीकॉप्टर पहुंचा। हेलीपैड पर लैंडिंग हुई। 2 हेलीकॉप्टर में शाम श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही साथ इसमें कुमार विश्वास ने
शिरकत की है। हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कुमार विश्वास ने किया। खाटू श्याम जी में अब हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। यात्रा में कैसा लगा इस हेलीकॉप्टर यात्रा में सर, क्या कहना चाहेंगे आगे के वक्तों के लिए देश भर से आम बताएंगे? ये स्टार्ट है जी, बेटर होगा, इससे बेटर आगे बहुत अच्छा था, आगे बहुत अच्छा होगा। कैसी सुविधाएं लगी, जो यात्रा थी सुविधाएं कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। हेलीकॉप्टर सेवाओं के शुभारंभ के बाद कुमार विश्वास खाटू धाम भी पहुंचे, बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और एनटीवी राजस्थान से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह की पत्रकारिता इतने वर्षों से वो करते रहे हैं, सरोकार उठाने की वो उठाते रहे हैं, और राहुल कंवल जी, संजय पुगलिया जी, उन सब की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम बाबा का आशीर्वाद पहुंचे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। और जर्जर स्कूलों की हालत एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। डूंगरपुर में भी कई सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। मासूम बच्चे डर के साए में पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 4 कमरों में चलती हैं। स्कूल प्रबंधन विपरीत परिस्थितियों में स्कूल का संचालन कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये डूंगरपुर का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 4 है, जो विजय स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों का केंद्र है। लेकिन ये स्कूल खुद अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। 25 साल पहले बने स्कूल में ऑफिस समेत 15 कमरे हैं, जिसमें से 10 कमरे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कमरों में छतों का प्लास्टर उखड़ रहा है, वहीं दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इस वजह से 10 कमरों को बंद कर दिया गया है। बाकी बचे 5 कमरों में से एक में कार्यालय संचालित हो रहा है। वहीं 4 कमरों में नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को दूसरे कमरे में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के छात्र एक कमरे में, 9वीं और 10वीं के बच्चों को बरामदे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, आप खुद समझ सकते हैं। रोल हमारा विवर्तमान है 172 के लगभग, और हर बार हमारा मतलब 200 के समथिंग हमारा रोल रहता है। इस बार नहीं रहने का रीज़न, भवन पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो देखते हैं, मतलब ऐसी स्थिति देखकर मतलब वो एडमिशन वगैरह का इस बार थोड़ा इशू रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब नहीं रखा है। और विभाग, हमने जो हमारे वर्तमान जो स्कूल की जो हालत है, हमने विभाग को भी समय समय पर हमने सूचित किया है। स्कूल की जर्जर हालत देखकर बच्चों के पेरेंट्स भी चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजते वक्त डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जब बच्चे स्कूल से सकुशल वापस घर जाते हैं तब सुकून मिलता है। छात्र अभिभावक समिति की तरफ से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी मरम्मत नहीं करवाई गई। उधर एक ही कमरे में बैठने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगर प्रवेश करके देखा जाता है तो हमेशा ये भय बना रहता है कि भवन बैठ जाएगा, और जो सामने वाली विंग है उस विंग का हमेशा भय बना हुआ है कि ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और सरकार को, विभाग को कई बार इस बात से अवगत भी कराया गया है, लेकिन गंभीरता से इस बात को लेने का प्रयास नहीं हुआ है। मेरा नाम राकेश है, मैं 11 में पढ़ता हूँ और हमारे कमरे टूट गए हैं, ये सभी तो हमारे सब शामिल पढ़ाते हैं और हमारे बैठने की दिक्कत होती है। शहर की घनी आबादी के बीच बने इस स्कूल में पिछले साल 200 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 172 रह गई है। स्कूल की बदहाली देखकर पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं। बस अब इंतजार है स्कूल भवन की मरम्मत का, ताकि सुरक्षा के बीच मासूम बच्चे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। डूंगरपुर से प्रवीश जैन, एनडीटीवी राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।